अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। पड़ोस का घर आबाद ना हो, इसमें चिराग जलाने वाला कोई ना हो तो वहाँ बलाएं नाजिल होती रहती हैं। नसीमा जब से ब्याह कर आई थी, उसकी माँ के कहे हुए ये अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहते थे। इसका पड़ोस जाने कब से गैर आबाद था। वो इस मकान की खामोश दीवार को देखकर कुढ़ती रहती थी। फिर वो एक दिन छत पर गई। पड़ोस की दीवार अब भी उसका मुंह चिढ़ा रही थी, जो इसके कद से कहीं ऊंची थी। इसे तजस्सुस हो रहा था कि वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ झांके, देखे तो सही जिस घर में लोग नहीं बसते वो घर कैसे लगते हैं। उसने इधर उधर देखा कि शायद दीवार पर चढ़ने के लिए कोई सहारा मिल जाए। उसे एक स्टूल नजर आया जिस पर वो बआसानी चढ़ सकती थी। पहले इसने स्टूल को अच्छी तरह हिला जुला कर देख लिया कि ये इसका बोझ उठा भी सकता है या नहीं, और फिर इसे दीवार के साथ लगाकर खड़ा कर दिया और किसी न किसी तरह स्टूल पर चढ़ गई। मनो मट्टी थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। इसे यूं लगा जैसे अभी कोई आएगा और इसका गला दबा देगा। वो घबराकर स्टूल से उतर गई और जल्दी जल्दी छत से नीचे उतर आई। इसे बहुत देर तक माँ का कहा याद आता रहा कि जहाँ चिराग जलाने वाला कोई ना हो वहाँ बलाएं नाजिल होती रहती हैं। कहीं खाली घर की नहुसत मेरे घर का रुख न कर ले। ये सोचकर तो उसका दम ही निकल गया था। दिन का वक्त था, लेकिन वो इस तरह डर रही थी जैसे रात हो गई हो और उसका शौहर घर न आया हो। उसे अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही इसे जाने क्या सूझी थी कि वो अपने माँ बाप से अलग होकर इसे यहाँ ले आया था। घर भी ऐसा मुंतखब किया था जिसका पड़ोस खाली पड़ा था। मैं इसके माँ बाप के साथ रह रही थी तो कम से कम तन्हाई का एहसास तो न होता था। पड़ोस खाली भी होता तो कोई मुझे तसल्ली देने वाला तो होता। इसे कुरान की जितनी सूरतें ज़बानी याद थीं, दिल ही दिल में इन्हें पढ़ती रही। दिल को कुछ करार आया तो वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन इस वक्त तक फैसला कर चुकी थी कि वो अपने शौहर से इस सिलसिले में बात ज़रूर करेगी। इसकी वहशत बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब शाम होने लगी थी और इसका शौहर घर नहीं लौटा था। आम तौर पर वो शाम होने से पहले घर आ जाता था। अब उसका खौफ तो दूर हो गया था, लेकिन वो पड़ोस के मुतालिक बात करने के लिए बेसब्री हो रही थी। वो इससे कहना चाहती थी कि अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और उसने इसे किस घर में लाकर डाल दिया है। एक ख्याल तो ये भी आया कि वो घर को ताला लगाए और अपनी माँ की तरफ चली जाए, लेकिन शादी को इतने कम दिन हुए थे कि वो ये कदम नहीं उठा सकती थी। फिर उसने माथा पीट लिया। मोबाइल सिराने पड़ा था। उसने अब तक इसे फ़ोन क्यों नहीं किया। बौखलाहट में इसे याद ही नहीं रहा था। वो सहन से कमरे में आई, लेकिन फ़ोन करने की नौबत न आई। दरवाजे पर लगी कालबेल ने शोर मचा दिया। इस वक्त इफ्तिखार के सिवा कौन हो सकता है। वो भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। उसने ये तक नहीं पूछा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, और दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इफ्तिखार ने अंदर आते हुए कहा। नहीं तो बस यूं ही डर लग रहा था। डरने की क्या ज़रूरत है, ऐसे डरने लगी तो रह ली बस। आप इतनी देर से जो आए हैं। भाई देर सवेर तो हो ही जाती है, सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुआ हूँ। पहले भी देर होती रही है, लेकिन इस तरह खौफज़दा नज़र नहीं आई जैसे आज नज़र आ रही हो। बस यूं ही, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। इफ्तिखार के आ जाने के बाद वो कुछ देर के लिए पड़ोस को भूल ही गई थी, लेकिन जब वो दोनों सोने के लिए लेटे तो इसे पड़ोस का खाली मकान याद आ गया। इफ्तिखार, एक बात पूछूं? पूछो। ये जो हमारे बराबर वाला मकान है कब से खाली पड़ा है? 6 महीनों से तो मैं भी देख रहा हूँ और तुम भी। इससे पहले का मुझे पता नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी ने एक मर्तबा कहा था कि अगर पड़ोस का घर आबाद ना हो, इसमें चिराग जलाने वाला कोई ना हो तो वहाँ बलाएं नाजिल होती रहती हैं। अरे हुआ करें बलाएं नाजिल, होंगी तो वहाँ होंगी ना, तुम क्यों परेशान होती हो? इफ्तिखार, ऐसा घर मनहूस होता है, इसकी नहुसत के असरात हम पर भी पड़ सकते हैं। कैसी बच्चों वाली बात करती हो? तुम्हारी माँ ने एक बात कहती और तुमने यकीन कर लिया। मुसलमानों पर ये बातें ज़ेब नहीं देती। हम ये मकान छोड़कर कोई ऐसा मकान नहीं ले सकते जिसका पड़ोस आबाद हो।
तुमने ये क्या वहम पाल लिया है? कुछ दिन और गुजार लो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, बदल लूंगा मकान। शादी के नए नए दिन थे, वो ज़्यादा बहस कर सकती थी ना इफ्तिखार से लड़ सकती थी, और फिर वो खुद कह रहा था कि ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर देगा। लिहाजा नसीमा ने चुप रहने में ही आफियत जानी। इस दिन के बाद उसने इफ्तिखार के सामने इस खाली मकान का जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो ज़रूर सोचती रहती थी। कभी कभी स्टूल पर चढ़कर झांक भी लिया करती थी। जब 1 साल हो गया और इसकी गोद खाली रही तो उसके दिल में ये बात जाने कहाँ से बैठ गई कि ये पड़ोस के घर की नहुसत है जो उसके घर तक आ गई है। अगर ये घर आबाद ना हुआ तो वह कभी माँ न बन सकेगी। यह ख्याल ही इसे तेश में लाने के लिए काफ़ी था कि वो माँ नहीं बन सकेगी। उसने एक मरतबा फिर इफ्तिखार के सामने इस मकान का तस्करा छेड़ दिया। इस मकान में कोई तो ऐसी बात होगी कि इसका मालिक इसे बनाकर भूल गया। तुम इस मकान के पीछे क्यों पड़ गई हो? हमारी बला से कोई इसमें आकर रहे या इसे बनाकर भूल जाए, तुम्हें इससे क्या? इसकी नहुसतें हम पर असरअंदाज हो रही हैं। हमारे घर में क्या फाके होने लगे हैं? अभी पिछले महीने मेरी तरक्की हुई है। वो बाहर की बातें हैं, घरों की नहुसत घरों पर असरअंदाज होती है। वही तो कह रहा हूँ, घर में भी तुमने क्या नहुसत देख ली? इफ्तिखार, क्या तुम्हें ये फिक्र नहीं कि तुम अभी तक बाप नहीं बन सके? हमारी शादी को क्या 10-20 साल गुजर गए हैं? 1 साल भी बहुत होता है। ये घर खाली पड़ा रहा तो देखना 10-20 साल भी गुजर जाएंगे। अच्छा बाबा, अब इस बहस को ख़त्म करो। मैं कोशिश करता हूँ कि घर बदल लूँ। आपने पहले भी मुझे दिलासा दिया था, लेकिन अब मैं ज़्यादा सब्र करने वाली नहीं हूँ। कल ही किसी स्टेट एजेंसी वाले से बात करता हूँ। इफ्तिखार, आप ज़रूर कीजिएगा। मैं घर बदल लूँगा, लेकिन तुम्हारी ये ज़िद फजूल है। एजेंसी वाले से कह दीजिएगा कि जो मकान वो दिखाए इसके दोनों तरफ के पड़ोस आबाद हों। अगर हमारे शिफ्ट हो जाने के बाद कोई पड़ोस का मकान खाली करके चला गया तो कुछ दिन खाली रहेगा, फिर इसमें कोई किराएदार आकर बस जाएगा। इस मकान की तरह बरसों खाली नहीं पड़ा रहेगा। अच्छा बाबा, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मैं कल ही से कोशिश करता हूँ। इफ्तिखार ने वादा तो कर लिया था, लेकिन इसके ज़हनो दिल में कई बहाने एक साथ मचल रहे थे। इसने सोच लिया था कि वो नसीमा को झुठलाएगा भी नहीं और मकान बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। जितना हो सकेगा वो इस मामले को टालता रहेगा। सबसे बड़ा बहाना तो यही था कि कोई ढंग का मकान मिल ही नहीं रहा। वो एक एस्टेट एजेंट से साज़बाज़ करके नसीमा को कई ऐसे मकान दिखाने ले गया जो खुद नसीमा को पसंद न आए। कई महीने गुजर गए थे। नसीमा की बेताबी बढ़ती जा रही थी। अब तो वो ये कहने लगी थी कि मकान जैसा भी हो वो इसमें गुजारा कर लेगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेगी। इफ्तिखार अब मुश्किल में गिरफ्तार हो गया था। अब वो ये नहीं कह सकता था कि कोई ढंग का मकान मिलेगा तो लेगा। थक हार कर उसने भी सोच लिया कि नसीमा की अगर यही ज़िद है तो वो ये मकान छोड़ देगा। उसने एक एस्टेट एजेंट से बात कर ली। मकानों की क्या कमी? एस्टेट एजेंट ने कई मकान बता दिए और एक मकान उसे पसंद भी आ गया। गुंजान इलाका था, आसपास कोई भी मकान वीरान और खाली न था। वो इस ख्याल से घर पहुंचा कि नसीमा को भी दिखा देगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मकान तुम्हारे मतलब का मिल गया है, देखने चलते हैं। क्या इससे अच्छा है जिसमें हम रह रहे हैं? इससे तो अच्छा नहीं है। फिर बदलने का क्या फ़ायदा? क्या मतलब? इफ्तिखार ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम तो अब तक ये कहती रही हो कि जैसा भी घर मिलेगा गुजारा कर लूँगी, और अब ये कह रही हो? मैं खामखा जज्बाती हो रही थी। अब जो गौर किया तो समझ में आया कि खुदा तो हर जगह है। कमाल है, मकान ढूंढते ढूंढते मेरे जूते घिस गए और अब कह रही हो कि यही मकान ठीक है। मुझे इस मकान से नहीं पड़ोस से शिकायत थी जो अब दूर हो गई। वो कैसे? बराबर वाले मकान की सफाई हो रही है, इसका मतलब है कि कोई आने वाला है। आबाद घरों में बलाएं नहीं उतरती। शुक्र है खुदा का, मेरी फ़िक्र तो दूर हुई। मैं एक बड़ी ज़हमत से बच गया। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, आपको तकलीफ़ में देख ही नहीं सकती। दुआ करो जो लोग भी आए अच्छे हों। बुरे हमसाए मुसीबत भी बन जाते हैं। हम कौन सा किसी के घर जा रहे हैं? हमें आबाद पड़ोस से मतलब था, वो पूरा हो गया। अभी मकान की सफाई हो रही थी। नसीमा बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब सामान आए और कब ये घर आबाद हो। वो दिन में कई मरतबा दरवाजे पर झांक आई थी, छत पर जाकर दीवार के उस तरफ भी झांका। मकान तो साफ हो गया था,
लेकिन सामान का नामो निशान नहीं था। इसके दिल में वहम ने सर उभारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सफाई हुई हो, कोई रहने ना आए। घर तो फिर इसी तरह खाली का खाली रहेगा ना। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इफ्तिखार को भी मकान ढूंढने के लिए मना कर दिया था। अब वो किस मुंह से कहेगी कि मकान ढूंढो? कहना तो पड़ेगा और कुछ दिन इंतज़ार कर लूँ, शायद कोई आ ही जाए। 1 महीने के तवील इंतज़ार के बाद उसने देखा कि बराबर के मकान के दरवाजे पर सामान का ट्रक खड़ा है। वो खुशी से उछल पड़ी। सामान आ गया, इसका मतलब है कि शाम तक इस घर में नए किराएदार भी आ जाएंगे, नहुसत भी दूर होगी और अगर लोग अच्छे हुए तो आना जाना भी लगा रहेगा। इसके दूसरे पड़ोस में सिर्फ 2 आदमी रहते थे, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकती थी। वो दुआ करने लगी कि इस मकान में आने वाले फैमिली के लोग हों। 2-3 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि बराबर के मकान में कोई आ गया है। वो भागती हुई छत पर गई और स्टूल रखकर दीवार पर चढ़ गई। उसने एक औरत को देखा जो सहन से कमरे की तरफ जा रही थी। मामूली शक्ल सूरत की औरत थी, लेकिन इसकी हम उम्र थी। फिर एक आदमी कमरे से निकलकर सहन की तरफ आया। वो यकीनन उसका शौहर था। मालूम नहीं कोई और भी इनके साथ आया है या नहीं। वो सोचने लगी, इस घर में कितने आदमी हैं, ये तो जाकर ही मालूम होगा। उसने सोचा और स्टूल से उतर गई। उसने ये खबर इफ्तिखार को भी पहुंचा दी और ये इजाज़त भी ले ली कि वो किसी वक्त पड़ोस में हो आए। हमसायों की खबरगिरी करते रहना चाहिए, क्या खबर इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो। नसीमा ने हल्का सा मेकअप किया, कपड़े अलबत्ता कीमती पहन लिए ताकि पड़ोसियों पर रौब पड़े। वो घर से निकली और बराबर के दरवाजे की बेल बजा दी। इसके जवाब में वही आदमी दरवाजे पर आया जिसे वो छत से देख चुकी थी। जी फरमाइए, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। वाह, पड़ोस तो हमें अच्छा मिल गया, इस आदमी ने बदतमीजी से कहा। अब आप ये पूछेंगी कि आपकी बेगम घर में है? यकीनन, यही तो हमारी बदनसीबी है कि वो इस वक्त घर पर हैं। आइए, अंदर आइए। नसीमा इस आदमी को देखकर ठिठकी थी। या तो ये साहब बदनज़र वाक़े हुए हैं या मुझे देखकर शौक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हैं, हरगिज़ इस काबिल नहीं हैं कि इनके घर आया जाए। उसने सोचा वापस चली जाए, लेकिन ये सोचकर अंदर चली आई कि मुझे इनसे क्या लेना। मुझे तो इनकी बेगम से सरोकार है, इन्हें भी देख लूँ वो किस तबीयत की हैं। इन साहब ने अंदर जाकर अपनी बीवी को इत्तला दी। वो भी दरवाजे पर आ गईं और नसीमा का हाथ पकड़कर अंदर ले गईं। मेरा नाम नसीमा इफ्तिखार है, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं दुआ मांग रही थी कि पड़ोस अच्छा हो। आपको देखकर खुशी हुई है, आपसे दिल लगा रहेगा। मेरा नाम अम्बरीन है। आपके साथ और कौन है? कोई भी नहीं, बस मैं और मेरे मियाँ हैं। औलाद अल्लाह ने दी नहीं है। अभी ये बातें यहीं तक पहुंची थी कि अम्बरीन के शौहर आ गए। इनका यूं बेतकल्लुफ़ चले आना नसीमा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इससे बढ़कर ये कि वो इस तरह इसे घूर रहे थे जैसे इन्होंने पहली बार किसी औरत को देखा हो। बैठे भी ऐसी जगह थे कि इनकी आंखें मुसलसल नसीमा को घूरती रहीं। अम्बरीन, इनसे हमारा तारुफ भी तो करवा दो, आखिर पड़ोसन हैं, इन पर हमारा भी तो कुछ हक है। अम्बरीन को इनका ये अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन पसंद नहीं होगा, लेकिन वो इन्हें यहाँ से उठने के लिए भी नहीं कह सकती थी। ये मेरे शौहर एजाज़ हैं, इनसे तो दरवाजे पर ही मुलाकात हो गई थी। आप जब भी आएंगी दरवाज़ा मैं ही खोलूँगा। इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है कि फिर आऊँ। कोई बात नहीं, हमें तो फुर्सत ही फुर्सत है, हम आ जाएंगे। मतलब तो मुलाकात से है ना। ऐसी खूबसूरत पड़ोसनें तो किस्मत वालों को मिलती हैं। उसने ये बात इतनी बेहूदगी से कही कि वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। अच्छा अम्बरीन, मैं चलती हूँ। कुछ देर तो बैठो, मैंने तुमसे चाय तक के लिए नहीं पूछा। नहीं, अब चलूँगी। अच्छा, हम ज़रा घर समेट लें, फिर मैं किसी दिन आऊँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शौक़ से आओ। घर पहुंचकर नसीमा ने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो एक मर्तबा तो चली गई, आइंदा नहीं जाएगी। इस घर का मर्द निहायत बदनज़र है, मेल मिलाप रखा तो इसकी और हिम्मत होगी। वो मुतमईन हो गई थी कि चलो पड़ोस आबाद तो हो गया, अब मैं इनसे मिलूँ ना मिलूँ। अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन दरवाजे पर बेल हुई। वो दरवाजे पर गई तो उसके होश उड़ गए। पहले अम्बरीन पर नज़र पड़ी और फिर उसके मियाँ पर। वो खुद तो अम्बरीन के घर अकेली गई थी, लेकिन अम्बरीन अपने शौहर को भी साथ ले आई थी, और वो भी उस वक्त जबकि घर पर इफ्तिखार नहीं थे। अरे आप लोग, इस वक्त तो इफ्तिखार घर पर नहीं हैं। अगर एजाज साहब इफ्तिखार की मौजूदगी में आए होते
तो इनसे मुलाकात हो जाती। बहरहाल आप लोग अंदर आएँ। मैं तो इनसे कह रही थी कि इफ्तिखार साहब की मौजूदगी में जाना चाहिए, लेकिन ये माने ही नहीं। इनकी तो मंतक ही अजीब है। कहते हैं कि पड़ोसी रिश्तेदारों की तरह होते हैं, इनके घर किसी वक्त भी जाया जा सकता है। नसीमा भी ये सोचकर चुप हो गई कि वो अपनी बीवी के साथ आए हैं, अकेले तो नहीं आए। अगर इफ्तिखार को मालूम भी हो गया तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, बल्कि मैं खुद इन्हें बता दूंगी कि आपकी गैर मौजूदगी में हमारे पड़ोसी हमारे घर आए थे। ड्राइंग रूम में आते ही एजाज साहब ने गुफ्तगू में पहल की। इनकी बीवी मुंह तक रही थी और वो मुसलसल बोले जा रहे थे। नसीमा इन्हें नज़रअंदाज करके अमरीन से बातें करने लगती और वो बार बार इसे मुखातिब कर लेते थे। कुछ देर बाद वो इसे खुले मजाक पर उतर आए कि मुहज़्ज़िब देवर भी अपनी भाभियों से नहीं करते होंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी इजहार कर दिया। मैंने इफ्तिखार साहब को देखा है, मैं उम्र में इनसे 2-4 साल बड़ा ही हूँगा, लेकिन आप मुझे अपना देवर ही समझें। मुझे देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। मैं आज से इस तरह के मजाक किया करूँगा जैसा कि देवर करते हैं। आप तो इजाज़त के बगैर भी वही कुछ कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये कतई पसंद नहीं, इसलिए कि मेरा कोई देवर नहीं, लिहाजा मैं इसकी आदी नहीं। ये तो और भी अच्छा हुआ, आपको बना बनाया देवर मिल गया। मुझे रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये नोक झोंक जाने कब तक जारी रहती कि अमरीन उठ खड़ी हुई। गालिबन उसे भी अपने मियाँ की बातें नागवार लग रही थीं। अच्छा बहन, अब हमें इजाज़त दो। नसीमा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन एजाज साहब बोल पड़े। ऐसी भी क्या जल्दी है बेगम, कुछ देर तो और बैठो। अमरीन इनसे ज़्यादा समझदार थी। उसने जब देखा कि नसीमा तो रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है, तो इन्होंने इसी में आप ये समझी कि वो चली ही जाए तो अच्छा है। मजबूरन इसके शौहर को भी उठना पड़ा। वो पड़ोस आबाद होने की दुआएं मांगा करती थी। अब यही पड़ोस उसके लिए अजाब बन गया था। अब उसके पास एक ही रास्ता रह गया था कि वो बदअखलाक बन जाए, अपनी पड़ोसन की इस तरह दिल शिकनी करे कि ना वो खुद इसके घर आने की जहमत करे, ना अपने मियाँ को साथ लाए। इफ्तिखार घर आया तो नसीमा ने ये जिक्र तक नहीं किया कि कौन आया था। इसे डर था कि कहीं खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए वो इससे मिलने ना चला जाए, बल्कि इसे भी साथ चलने को कहे। दूसरे दिन इफ्तिखार दफ्तर के लिए निकला ही था कि अमरीन आदम की। नसीमा ने भी सोच लिया था कि इसे क्या करना है। इसने बैठने तक को नहीं कहा। माफ़ करना बहन, आप गलत वक्त पर आ गई हैं, मैं अम्मी की तरफ जा रही थी। अरे चली जाना, अम्मी ही की तरफ तो जाना है, कुछ देर बाद चली जाना, कुछ देर बैठकर बातें कर ली जाएं। जी नहीं, मैं हर काम वक्त पे करने की आदी हूँ, किसी के लिए अपना वक्त ख़राब नहीं करती। चलो तुम्हें इस वक्त फुर्सत नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगी। वो चली गई और नसीमा मज़े से बिस्तर पर लेटकर अमरीन की बेबसी पर हंसने लगी। इस दिन के बाद से नसीमा ने अमरीन को मुंह लगाना छोड़ दिया, लेकिन वो भी अजीब औरत थी। उसने नसीमा के घर आना नहीं छोड़ा, इधर उधर की बातें करती और चली जाती। नसीमा किसी बात का जवाब देती, किसी का ना देती। अमरीन ने कभी इसकी बेरुखी की शिकायत न की। बस इतना हुआ कि उसने अपने मियाँ को साथ लाना बंद कर दिया था। वो एजाज को साथ नहीं ला रही थी, लेकिन वो पीछा छोड़ने वाले कब थे। इसके दरवाजे पर खड़ा होना अजाब हो गया था। इफ्तिखार तो दिन भर होता ही नहीं था। घर के सौदे सलब के लिए नसीमा को ही घर से बाहर निकलना पड़ता था। एजाज इसके पीछे साई की तरह लगा हुआ था। एक दिन वो दुकान पर खड़ी थी कि ऐसे एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। पलट कर देखा तो अमरीन का शौहर एजाज था। भाभी, क्या खरीदारी हो रही है? घर में कुछ चीज़ें कम हो गई थी, वो लेने आई थी। अरे, तो आवाज़ देकर मुझसे कह दिया होता, मैं लाकर दे देता। अब ज़रा सी चीज़ों के लिए आप घर से निकलेंगी। मुझे क्या मालूम था कि आप हर वक्त घर पर होते हैं। कोई कामकाज नहीं करते क्या? अपना कारोबार है, नौकरों ने संभाला हुआ है, कभी कभी चला भी जाता हूँ। इस इत्तला का शुक्रिया, नसीमा ने कहा और दुकानदार से मुखातिब हो गई। सौदा लेने के बाद पलटी तो एजाज साहब अब भी वहीं जमे खड़े थे। मैं कुछ देर बाद छत पर आ जाऊँगा, आपको फुर्सत हो तो आप भी आ जाइएगा, उसने कहा और आगे बढ़ गया। यह ऐसी बेहूदगी थी कि अगर वो वहाँ से चला न गया होता तो इसका मुंह नोच लेती। कोई लड़का बाला होता तो अलग बात थी, लेकिन इस उम्र के आदमी पर यह छिचोरापन जचता नहीं था। ये और ऐसी बहुत सी हरकतें इसके बाद भी जारी रहीं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, उसने सोचा कि वो इफ्तिखार को एजाज की हरकतों से आगाह कर दे। फिर खुद ही इस ख्याल को रद्द भी कर दिया, कहीं ऐसा ना हो
کہ افتخار اس سے جھگڑا کر بیٹھیں۔ میں اپنی جگہ مضبوط ہوں تو پھر کیوں اس سے ڈروں؟ میں ڈرنے والا تو ہوں نہیں کہ مجھے کھا جائیں گے۔ افتخار کو بیچ میں کیوں ڈالوں؟ خود ہی اس کا مقابلہ کرتی رہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں۔ ایک دن بہت بڑی بات ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کچن میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ایک امبرین ہی ہے جو اسے نا وقت آ دھمکتی ہے۔ اس نے سوچا اور پوچھے بغیر ہی دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو اعجاز صاحب کاغذ کا ایک بنڈل ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی اور بوکھلا کر دروازے سے ہٹنا بھول گئی تھی۔ پھر ذرا ہوش آیا تو دروازے کی آڑ لے کر کھڑی ہو گئی۔ کیا خیال ہے، آ جاؤں اندر؟ اس وقت افتخار گھر پر نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم افتخار سے ڈرتی ہو۔ جب وہ ہوں اس وقت آئیے گا۔ اچھا تو یہ لے لو۔ اس نے کاغذ کا بنڈل اس کی طرف بڑھایا۔ غیر ارادی طور پر اس نے وہ بنڈل ہاتھ میں پکڑ بھی لیا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے سوٹ پیس لایا ہوں۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو ایسے سوٹ پیس روز آیا کریں گے۔ نسیمہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے بنڈل پر ڈالی اور دوسری نظر اعجاز کے مکروہ چہرے پر اور بنڈل ان کے چہرے پر دے مارا۔ وہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ دروازہ بند ہونے کی آواز سے گلی گونج گئی۔ نسیمہ کا وجود غصے کی بھٹی بنا ہوا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ اسے زیادہ غصہ اپنی حماقت پر آ رہا تھا۔ اگر پہلے دن ہی اس سلسلے کو روک دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اس آدمی کی ہمت کو اوندھے منہ نہیں گرایا تو اس کی ہمت بڑھتی ہی جائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں افتخار کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ بے چینی سے افتخار کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ افتخار آیا تو وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ افتخار کے ساتھ چائے پینے بیٹھے گی تو ضرور بات کرے گی، لیکن جب چائے بنا چکی تو اس نے اپنا ارادہ ایک مرتبہ پھر بدل دیا۔ اس نے سوچا نہ جانے افتخار کا رد عمل کیا ہو، پھر میں کیا کروں؟ اعجاز صاحب کے حوصلے اسی طرح بڑھنے دوں؟ اچانک ایک خیال نے اس کے ارادے کو نعمل بدل دے دیا۔ وہ امبرین سے بات کر کے دیکھوں۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ اس کا شوہر کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ کون بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کی ان حرکتوں کو برداشت کرے گی؟ وہ ضرور میری حوصلہ افزائی کرے گی۔ وہ اپنا غصہ چھپا کر افتخار کے ساتھ چائے پینے بیٹھ گئی۔ اس نے وہ رات جیسے تیسے کاٹی اور صبح ہوتے ہی انتظار کرنے لگی کہ کب افتخار گھر سے نکلے اور امبرین کے گھر جائے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اعجاز صاحب گھر پر ہوئے تو بھی وہ امبرین سے ان کی شکایت ضرور کرے گی۔ اس سے کہے گی کہ اپنے میاں کو باندھ کر رکھے۔ افتخار کے دفتر جانے کی کچھ دیر بعد ہی وہ امبرین کے گھر پہنچ گئی۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت اعجاز صاحب گھر پر نہیں تھے۔ یہ اور بھی اچھی بات تھی۔ آج کیسے آنا ہو گیا؟ ضرور کوئی مطلب ہوگا، ورنہ کون کسی کے گھر آتا ہے؟ امبرین نے بھی اس سے بے رخی سے بات کی جس طرح نسیمہ اس سے کرنے لگی تھی۔ نسیمہ نے محسوس تو کیا لیکن اظہار نہیں کیا۔ اس وقت واقعی اس کا مطلب تھا، اسی لیے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بہن تم نے ٹھیک کہا، ہر کوئی اپنے مطلب ہی سے کسی کے گھر جاتا ہے۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے میاں کو سنبھال کر رکھو، ورنہ اس محلے میں تمہارا رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ ابھی بات مجھ تک ہے، لیکن میرے میاں کو خبر ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرے میاں نے ایسا کیا کر دیا کہ انگاروں پر لوٹ رہی ہو؟ وہ میرا پیچھا کرتے ہیں، مجھ سے بیہودہ مذاق کرتے ہیں۔ کل میرے لیے تحفہ لے کر آئے تھے، جیسے میں تحفوں کی بھوکی ہوں۔ ان سے کہنا اپنی حد میں رہیں۔ اگر میں یہ سب اپنے شوہر کو بتا دوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ نسیمہ ایک بات کہوں، امبرین نے کہا، برا مت ماننا، جب عورت کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے تو مرد آگے بڑھتا ہے۔ تم نے موقع دیا ہوگا تو ہی تو ان کی ہمت ہوئی ہوگی۔ ویسے مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے، وہ تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور تم کہتی ہو کہ وہ تم پر مرنے لگے ہیں، تمہارا پیچھا کرتے ہیں، تمہیں تحفے لا کر دیتے ہیں اور تم رکھ لیتی ہو۔ جی نہیں، جو کچھ وہ لائے تھے میں نے ان کے منہ پر دے مارا تھا، یہ کہہ کر واپس کیا ہوگا کہ یہ کیا اٹھا کر لے آئے، کوئی اچھا سا تحفہ لائے ہوتے۔ تم تو اس طرح مذاق اڑا رہی ہو جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ توبہ توبہ، تم جیسی سچی عورت جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اعجاز آتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گی کہ ایسی پارسا عورت پر کیوں ڈورے ڈال رہے ہو؟ تم پوچھو نہ پوچھو، میں تو تمہیں اطلاع دے رہی ہوں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے تو بتایا ہوتا۔ امبرین نے ایسی بے رخی دکھائی تھی کہ بیٹھنے تک کو نہیں کہا تھا۔ اسے بھی جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی تھی، اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
उसने दिल ही दिल में अमरीन के मुंह पर थूका और घर से निकलने के लिए कदम उठा दिए। अभी दरवाज़ा दूर था कि एजाज घर में दाखिल हुआ। उसने बीवी की मौजूदगी में नसीमा की मौजूदगी पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया, लेकिन नसीमा को रुकना पड़ा। जाती कहाँ हो? अब ये आ गए हैं, इनके सामने ही बात हो जाए। अमरीन ने नसीमा से कहा और फिर एजाज से मुखातिब हुई, ये आई हैं, कहती हैं कि तुम इन्हें तोहफा देने इनके घर गए थे। कसम खुदा का, मेरे लिए तसल्ली है और दूसरी औरतों को तोहफे बांटते फिरते हो। अमरीन, एक आध दफ़ा इनसे मुलाकात ज़रूर हुई है और ये भी हकीकत है कि मैं इन्हें शरीफ औरत समझता था, लेकिन ये मुझ पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाएंगी, मुझे नहीं मालूम था। खुदा जाने इसके पीछे इनके क्या मकासद हैं। एजाज साहब, ये घटिया इल्ज़ाम नहीं बल्कि ये घटिया हरकत कल आप कर चुके हैं। मैं तो आपकी बीवी को ये बताने आई थी कि वो आपको मना करें, आइंदा ऐसी हरकत ना हो। अमरीन, इस औरत को यहाँ से निकालो, ये तो ख़तरनाक औरत है, लड़ाइयाँ करवा दे घरों में। मुझे तो ये सोचना पड़ेगा कि ये मकान लेकर मैंने गलती तो नहीं की। कमाल है भाई, हद हो गई। अब तो इसके शौहर से बात करनी पड़ेगी, वो भी अगर इसके साथ मिला हुआ नहीं है तो ज़रूर सुनेगा। अब वहाँ रुकने का मतलब अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ था। इसने इन दोनों पर लानत भेजी और वहाँ से निकल आई। घर पहुंचकर इसकी बेबसी आंसू बनकर इसकी आंखों से बहने लगी। इस बेबसी में अब यह खौफ भी शामिल हो गया था कि जाने वो किस किस तरह इफ्तिखार के कान भरे। जो इल्ज़ाम मैंने इस पर लगाए हैं वही इल्ज़ाम वो मुझसे मंसूब कर देगा। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले, मैं ही इफ्तिखार को सब कुछ क्यों ना बता दूं। अगर मुझे ये डर है कि दोनों मर्दों के दरमियान झगड़ा ना हो तो मैं इसे अपनी कसम दे दूंगी कि वो सिर्फ सुन ले और अगर एजाज कुछ कहे तो इस पर एतबार ना करे। वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इफ्तिखार के आने का वक्त हो गया था। वो भागती हुई गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एजाज साहब खड़े थे। आप किस मिट्टी के बने हुए इंसान हैं? अभी इतनी बेइज्जती करके आई हूँ और फिर चले आए। अब कौन सा तोहफा लाए हैं? मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं तो ये कहने आया था कि अपने शौहर से कुछ ना कहिएगा, खामखा दिल बुरे होंगे। आप भी ऐसी हरकतें आइंदा न कीजिएगा, मैं वादा करता हूँ। वैसे भी कारोबार के सिलसिले में मैं कोटा जा रहा हूँ, मुस्तकिल क़याम वहीं रहेगा। नसीमा ये सुनकर दहल सी गई। क्या ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? पड़ोस फिर खाली हो जाएगा, बलाएं फिर नाजिल होती रहेंगी। उसने वजाहत ज़रूरी समझी। ठीक है, मालिक मकान खुद आकर रहेगा तो मकान की देखभाल अच्छी तरह होगी। मैं मकान नहीं छोड़ रहा हूँ, अमरीन यहीं है, भाई इसके साथ आकर रहेगा, एजाज ने कहा और दरवाजे से हट गया। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि एजाज से बात करे, लेकिन उसने सोचा कि अब वो दफ़ा हो रहा है। अगर इस वक्त बात बिगड़ गई तो न जाने जाते जाते क्या कर जाए। इस वक्त इसका गुस्सा ठंडा ही रखना चाहिए। खुशी तो इस बात की थी कि इसका पड़ोस अब इसके लिए महफूज हो गया था। दूसरे दिन सब्जी वाला गली में आया और वो सब्जी लेने निकली तो बेहद खुश थी। अब एजाज वहाँ था ही नहीं जो आकर पूछता कि भाभी क्या खरीद रही हैं। उसे ये मालूम हो रहा था जैसे कैसे रिहाई मिली हो। बस एक कांटा था जो खटकता रहता था। एजाज हमेशा के लिए नहीं गया था, इसे कभी न कभी तो आना ज़रूर था। बस एक उम्मीद थी कि शायद आने के बाद सुधर जाए, पुरानी हरकतें छोड़ दे। वो अमरीन के पास मसलहतन नहीं गई थी, वो नहीं चाहती थी कि रास्ता खुल जाए। इसके लिए यही बहुत था कि पड़ोस आबाद है। इस आज़ादी के साथ शब रोज़ गुजरते हुए इसे 1 महीना हुआ था कि इसे वो खुशखबरी मिल गई जिसका इंतज़ार करते हुए इसे 2 साल हो गए थे। इसने ये खबर सबसे पहले इफ्तिखार को सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। आप मुझे झुठलाते थे ना, लेकिन पड़ोस आबाद होने का नतीजा देख लिया। सब नहुसतें दूर हो गईं। डॉक्टरों तक ने कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती। क्यों ऐसी तोहम परस्ती की बातें करती हो? हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, इसमें पड़ोस कहाँ से आ गया? ये तो खुदा की मर्जी है, जब चाहे किसी को औलाद दे दे। आपको पहले मेरी कोई बात ठीक लगी है जो ये लगेगी? मैं फिर भी यही कहूँगी कि पड़ोस आबाद होने से हमारे घर की नहुसत टली है। वहाँ चिराग जला है तो हमारे घर का चिराग रोशन हुआ है। अच्छा बाबा, तुम ठीक कहती हो, मेरी प्रमोशन हुई है, शायद इसकी वजह भी यही हो, और नहीं तो क्या। इस बात पर एक अच्छी सी चाय हो जाए, अभी लाई बनाकर। शाम को अम्मी की तरफ भी जाना है। दिन पर दिन गुजरते रहे। इसे मालूम होता रहता था कि हफ्ता 15 दिन बाद एजाज घर आता रहता है, लेकिन इनकी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिला था।
वो मुतमईन थी कि जान छूटी, मेरी ज़रा सी सख्ती ने इसे सुधरने पर मजबूर कर दिया। अब आते भी हैं तो खामोशी से चले जाते हैं। बाज़ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे। घर में नसीमा की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इसकी माँ 2-4 दिन के लिए आ जाती थी। इनके जाने के बाद घर के कामकाज फिर इसी को करने पड़ते थे। इसने यही सोचा कि वो इफ्तिखार को लेकर अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन वो इसके साथ इसकी माँ के घर रहने को तैयार ही नहीं था। वो इसके बगैर जाना नहीं चाहती थी। इस कश्मकश में कुछ दिन और गुजर गए, यहाँ तक कि डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। तुम अस्पताल जाओगी? इस वक्त भी तो मुझे घर पर अकेला ही रहना पड़ेगा। वो तो 2-3 दिन की बात होगी। मैं इससे ज़्यादा भी अकेला रह सकता हूँ। दिन भर तो दफ्तर में गुजर ही जाता है। रात का खाना खाकर आया करूँगा, आकर सो जाऊँगा। तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह हो जाएगी। मेरी मानो तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। वो फिर भी ना मानती थी, लेकिन इसकी माँ ने कहा कि हमारे ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक पहले बच्चे की विलादत मैके में होती है, और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो बच्चे पर भारी होता है। वो ऐसी बातों से बहुत डरती थी, लिहाजा इफ्तिखार के बगैर ही मैके जाने को तैयार हो गई। अब इसे बच्चे की विलादत के 40 दिन बाद मैके से वापस आना था। इफ्तिखार साहब, ये भी अजीब लतीफ़ा है। हमें इस महल्ले में आए इतने दिन हो गए हैं और आपसे मुलाकात आज हो रही है, और वो भी इत्तेफाकिया। आप इस घर से निकल रहे थे तो मुझे याद आया कि ये तो मेरे घर के बराबर वाला घर है। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मैं इसे अपनी नालायकी ही कह सकता हूँ कि आपसे कभी मुलाकात ही ना कर सका। मुझे एजाज़ कहते हैं। मेरा नाम इफ्तिखार है। अगर आपके पास वक्त है तो मेरा घर हाजिर है। मेरी बीवी से भी मिल लीजिएगा और एक एक कप चाय भी हो जाए। हम दोनों साथ बैठकर पी लेंगे। एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलेगा। एजाज साहब, पहल तो मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि आप मेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा घर अकेला है और मुझे चाय बनानी नहीं आती। आप अकेले रहते हैं? अरे नहीं, मेरी एक अदद बीवी भी है, लेकिन वो आजकल अपने मैके गई हुई है। फिर तो मेरा हक पक्का है। आइए आपको चाय पिलाते हैं। मेरी बीवी मैके नहीं गई है। फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं कोई बहाना सुनने वाला नहीं। अब तो आप रात का खाना मेरे घर खाएंगे। आप यकीनन होटल का खाना खा रहे होंगे, लेकिन अब नहीं। पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। इफ्तिखार इनके बेपनाह खुलूस के सामने बेबस हो गया। वो सोचकर यही गया था कि चाय पीकर उठाएगा, लेकिन अम्बरीन ने इसकी जिस तरह पजीराई की और जिस बेतकल्लुफ़ी से मिली, इसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो उठ जाता। बातों बातों में पता ही नहीं चला और खाने का वक्त हो गया। इसे खाना भी वहाँ खाना पड़ा। खाने के बाद एक मरतबा फिर बातों का बाजार सज गया। इसे कहीं दूर तो जाना नहीं था कि जल्दी होती। खूब जी भरकर बातें हुई। जब वो उठने लगा तो अम्बरीन सामने आ गई। आपको हम एक शर्त पर जाने देंगे। जब तक नसीमा वापस नहीं आ जाती, आप दफ्तर से सीधे हमारे घर आएंगे और रात का खाना खाकर वापस जाएंगे। नसीमा कोई 1-2 रोज़ में तो वापस नहीं आएगी। वो माँ बनने वाली है और डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर गई है। अभी तो इसे आने में वक्त लगेगा। वो जब भी आए, आप खाना यहीं खाएंगे। आप लोगों को खामखा की ज़हमत होगी। वाह, इसमें ज़हमत की क्या बात है? हम मियाँ बीवी भी अकेले पड़े रहते हैं। आपके साथ अच्छा वक्त कट जाया करेगा। बस मैंने कह दिया है, आप इनकार नहीं करेंगे। इफ्तिखार को उनकी बात माननी पड़ी। जहाँ रोज़ का आना जाना हो, वहाँ तकल्लुफ़ ख़त्म हो जाता है। अम्बरीन यूँ भी शौक़ मिजाज वाक़ई हुई थी। जल्द ही दोनों में हंसी मजाक शुरू हो गया। इफ्तिखार सोचा करता था कि नसीमा ठीक कहती थी, आबाद पड़ोस वाकई नेमत होता है। अगर ये पड़ोसी ना होते तो नसीमा के बगैर दिन काटना मुश्किल हो जाते। खाना तो खैर होटल पर भी खा लिया जाता है, लेकिन घर जैसा माहौल कहाँ मैसर आता है। पड़ोस की गहमा गहमी में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। इसे मालूम हुआ कि नसीमा अस्पताल में दाखिल हो गई है। वो अस्पताल पहुंचा तो ये खुशखबरी उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। दोनों ने मिलकर उसका नाम लाइबा रखा। अब नसीमा को 40 दिन मज़ीद अपनी माँ के घर रहना था। ये 40 दिन भी पलक झपकते गुजर गए। इफ्तिखार इसे घर ले आया। एजाज साहब उसी दिन के इंतज़ार में थे। अब इन्हें अपने मंसूबे पर अमल करना था। नसीमा को आए हुए हफ्ता भर हुआ था कि वो अम्बरीन के साथ इफ्तिखार के घर पहुंच गया। वो ऐसे ही वक्त का इंतज़ार किया करते थे जब इफ्तिखार घर पर ना हो। इस वक्त इफ्तिखार घर पर नहीं था, लेकिन वो अकेला नहीं था। इसकी बीवी इसके साथ थी।
اس لیے نسیمہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ اعجاز صاحب کی آنکھیں اب پہلے سے بھی زیادہ بے قابو ہو رہی تھیں، لیکن نسیمہ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ امبرین بھی پہلے سے زیادہ اپنائیت سے مل رہی تھی۔ وہ نومولود بچی کے لیے کپڑے اور کھلونے لے کر آئی تھی۔ نسیمہ اس موقع پر یہ کہے بغیر نہ رہ سکی، یہ سب کچھ آپ افتخار کی موجودگی میں لائی ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ ایک ہی بات ہے، ملنا تو ہمیں تم سے تھا، امبرین کے بجائے اعجاز صاحب نے کہا۔ اگر امبرین اکیلی آئی ہوتی تو بات دوسری تھی، لیکن آپ بھی آ رہے تھے تو افتخار کی موجودگی میں آنا چاہیے تھا۔ بہن، تمہارا غصہ ابھی کم نہیں ہوا، امبرین نے کہا۔ پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، تمہاری بات بھی رکھ لیں گے، افتخار صاحب کی موجودگی میں بھی آ جائیں گے۔ کون سا دور رہتے ہیں، اور تم سے تو بہت ہی قریب ہیں۔ اعجاز صاحب نے پھر بدتمیزی دکھائی۔ نسیمہ کو خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہنا پڑا۔ نہ صرف خاموش رہنا پڑا، بلکہ ان کے لیے اٹھ کر چائے بنانی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پینی بھی پڑی۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا اور یہ سوچنے بیٹھ گئی کہ ان آفتوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ افتخار گھر پہنچا تو اسے یہ بتانا پڑا کہ برابر والی آئی تھیں اور لائبہ کو یہ کپڑے اور کھلونے دے گئی ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں بتایا کہ ان کے شوہر بھی ساتھ آئے تھے۔ تم بھی کسی وقت چلی جانا، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا اتنا خیال کون رکھتا ہے، افتخار نے کہا تو نسیمہ نے سن لیا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جیسے طوفان نے گھر دیکھ لیا۔ ہمارے نئے پڑوسی ہیں اعجاز صاحب، میں نے انہیں کھانے پر بلا لیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے انہیں کیوں بلایا؟ کیوں بلایا کا کیا مطلب؟ بھائی پڑوسی ہیں، ہمارے مخلص بھی ایسے ہیں کہ اب ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ ہماری بچی کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے، تم نہیں تھیں تو انہوں نے میرا خیال بھی بہت رکھا۔ ایک وقت کے کھانے پر بلا لوں گا تو قیامت نہیں آ جائے گی؟ میں نے کہہ دیا ہے میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ عمر میں مجھ سے بھی بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ سامنے نہیں آؤ گی؟ سبزی والے سے پردہ نہیں کرتی ہو اور ان کے سامنے نہیں آؤ گی؟ مل کر تو دیکھو، ایسے باغ و بہار آدمی ہیں کہ ان کے پاس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنے باغ و بہار ہیں۔ بھائی تم ان کے گھر گئی ہوگی اور انہوں نے تم سے بات نہیں کی ہوگی، ایک غیر عورت سے وہ کیا بات کرتے؟ اب وہ آئیں گے تو دیکھنا کتنی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہیں، وقت بے وقت کام آ سکتے ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ تم مانو نہ مانو، مجھے تو ایک اچھا دوست مل گیا ہے اور میں اس کی دعوت کر رہا ہوں، تیاری کرنا تمہارا فرض ہے۔ ان کی بیگم بھی ساتھ ہوں گی، اس لیے تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع تھا کہ اعجاز صاحب کے کرتوت وہ افتخار کے سامنے بیان کر دیتی، لیکن اس نے یہ موقع بھی گنوا دیا۔ افتخار کا حکم تھا، لہٰذا اس نے تیاری شروع کر دی۔ شام سے پہلے کھانا بھی تیار کر لیا اور بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھ بھی گئی۔ اسے اگر اطمینان تھا تو یہ کہ اعجاز صاحب افتخار کی موجودگی میں آ رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی، افتخار دروازے پر گیا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کہوں کی آوازیں آئیں تو اسے بھی صحن میں آنا پڑا۔ امبرین نے اسے دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیں اور اس طرح گلے ملی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ اعجاز صاحب کی آنکھیں بدستور نسیمہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یار افتخار، ایک گستاخی کروں؟ اعجاز نے کہا۔ یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ میں تمہاری بیوی کو پہلی بار قریب سے دیکھ رہا ہوں اور یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمہیں بیوی نہایت خوبصورت ملی ہے۔ پرائی بیوی سب کو خوبصورت لگتی ہے۔ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، لیکن دیور بننے کو جی چاہتا ہے، مذاق کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ میں تو انہیں بھابھی کہا کروں گا۔ یہی بات وہ ایک بار نسیمہ کے سامنے بھی کہہ چکا تھا۔ اب گویا اسے اجازت مل گئی تھی۔ اسی ہنسی خوشی کے ماحول میں وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ بھابھی، یہ ایک تحفہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ نسیمہ کو وہ وقت یاد آ گیا جب وہ ایسا ہی ایک پیکٹ اس کے لیے لایا تھا اور اس نے یہ پیکٹ کو اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اپنے شوہر کے سامنے اسے یہ پیکٹ قبول کرنا پڑا۔ اعجاز صاحب کی شیطانی مسکراہٹ اس سے کہہ رہی تھی کہ کہو نسیمہ بیگم، جیت کس کی ہوئی؟ اس نے یہ پیکٹ نہ صرف قبول کیا بلکہ مجبوراً شکریہ بھی ادا کرنا پڑا۔
बात सिर्फ तोहफे की नहीं थी, इसे तो शर्मिंदगी ये थी कि वो अमरीन के सामने इस तोहफे का जिक्र कर चुकी थी और इसके शौहर को खरी खरी सुना चुकी थी और अब वही तोहफा कबूल कर रही थी। इसे ये भी एहसास हो रहा था कि एजाज साहब इस जुर्म में अकेले नहीं हैं, अमरीन भी इनके साथ मिली हुई है, वरना इतनी शिकायतों के बाद वो इसके घर कदम भी ना रखती। फिर इसने ये भी सोचा कि जिस तरह मैं अपने शौहर से मजबूर हूँ, वो भी मेरी खातिर अपने शौहर से क्यों बिगाड़े। कम से कम इतना तो कर सकती है कि अपने रवैये से जाहिर कर दे कि इसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो तो इस तरह खुश है जैसे अपने शौहर की फतह का जश्न मना रही हो, इफ्तिखार से भी नहायत बेबाक मजाक कर रही है। कहीं मेरा शौहर ही मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये सोचकर इसका मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया। मैं क्यों इस खेल का हिस्सा बनूं? इफ्तिखार से इसकी ये कैफियत छुपी नहीं रह सकी थी। इन लोगों के जाते ही इफ्तिखार ने इसके रवैये की शिकायत की। ये तुम्हें क्या हो गया था इनके आते ही? कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना था? ज़रा अपने रवैये पर गौर करो। अपने मेहमानों से कोई ऐसा सलूक करता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने क्या बदसलूकी की इनके साथ? साथ बैठकर खाना खाया, इनका दिया हुआ तोहफा कबूल किया, और क्या करती? मैं तुम्हारे रवैये की बात कर रहा हूँ। तुम सब कुछ कर रही थी मगर बेदिली के साथ। तुम्हारा रवैया निहायत सर्द था। वो लोग पहली मर्तबा आए थे, मुझसे एक मुलाकात में किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ जाता। ओह, तो ये बात है। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। देखता हूँ कितनी बेतकल्लुफ़ होती हो। इस वक्त तो बात टल गई, लेकिन 2 दिन नहीं गुजरे थे कि इफ्तिखार ने इनके घर चलने को कहा। क्या ख्याल है एजाज साहब की तरफ न चला जाए? क्या ज़रूरत है, छोड़ें भी। आज छुट्टी थी, पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, कुछ दिल ही बहल जाएगा। दिल ही बहलाना है तो कहीं और चलते हैं। क्यों? एजाज साहब के तरफ चलने में तुम्हें क्या एतराज़ है? मैंने आपको तो मना नहीं किया, आप चले जाएं। किसी के घर अकेला जाता अच्छा लगूंगा? तुम साथ होगी तो और बात होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप हो आएँ। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। वो तैयार होने लगा तो नसीमा को अपना फैसला गलत नज़र आने लगा। इफ्तिखार को वहाँ अकेला नहीं जाना चाहिए, वहाँ अमरीन भी होगी, वो भी कोई सही औरत नहीं। कभी ना कभी मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं हमेशा तो बहाने नहीं कर सकूँगी। जब जाना है तो आज क्यों नहीं। वो भी तैयार हुई और इफ्तिखार के साथ वहाँ पहुँच गई। एजाज साहब की तो जैसे मुराद भर आई। इस वक्त तो अपने घर में थे, वैसे भी शेर बने हुए थे। बड़ी ढिठाई से नसीमा के बराबर ही बैठ गए और हंसी मजाक शुरू कर दिया। इस वक्त वो इन्हें कोई सख्त जवाब नहीं दे सकती थी। इफ्तिखार को दिखाने के लिए हर मजाक पर हंसना भी ज़रूरी था। इसे तो ये तक नज़रअंदाज करना पड़ा कि इसने इफ्तिखार की नज़र बचाकर इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बस इतना कर सकी कि एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जब तक वहाँ रही, अपने आप को किसी भेड़िए से बचाने के लिए सरगर्म रही। घर पहुंची तो इफ्तिखार की ज़बान पर एजाज साहब और अमरीन के कसीदों के सिवा कुछ नहीं था। तुम ठीक कहती थीं, आबाद पड़ोस की बात ही और होती है। क्या लोग मिले हैं हमें। इफ्तिखार को इन लोगों ने ऐसा शीशे में उतारा था कि अब हर शाम इसकी वहीं गुजरती थी। मजबूरन नसीमा को भी जाना पड़ता था। कभी वो आ जाते थे, अमरीन को ज़रूर साथ लाते थे ताकि नसीमा को भी शरीक महफिल होना पड़े। वो इफ्तिखार से हंसी मजाक करती रहती थी और एजाज साहब नसीमा पर डोरे डालने में मशगूल रहते थे। अब उन्होंने ज़बान दराजी के साथ साथ दस्त दराजी भी शुरू कर दी थी। ज़रा मौका मिलता तो वो नसीमा का हाथ थाम लेते। नसीमा ने कई मरतबा सर्जिश की, लेकिन वो मानने वाले कब थे, उल्टा धमकियों पर उतर आए। नसीमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मैं कुछ भी कर बैठूँगा। नसीमा के लिए अब खामोश रहना मुश्किल हो गया था। अब ज़रूरी हो गया था कि वो इफ्तिखार पर इनकी हकीकत खोल दे। वो ये भूल गई थी कि अब वक्त गुजर चुका है। इफ्तिखार, आप बहुत पूछते हैं ना कि एजाज साहब के सामने मेरा रवैया सर्द क्यों हो जाता है, या मैं इनके घर जाने से गुरेज क्यों करती हूँ। तो इसकी वजह मैं अब आपको बताती हूँ, क्योंकि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। बात यह है कि ये जो आपके दोस्त हैं, इनकी नज़र ठीक नहीं है। इनसे जब भी सामना होता है, इनकी आंखें मेरे जिस्म का सरापा करती रहती हैं। तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? वो मेरे बड़े भाई से भी उम्र में बड़े हैं।
और तुम इनके बारे में ऐसे ख्यालात रखती हो। तुम्हारे बड़े भाई मुझसे ऐसा गंदा मजाक नहीं करते जैसा वो करते हैं। मजाक करना उनकी आदत है, इसमें किसी बुरी नीयत का दखल नहीं होता होगा। ओफो, अब मैं आपको कैसे बताऊं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, हमारे घर इनका आना ठीक नहीं। वो मेरे दोस्त हैं, मैं इनको मना नहीं कर सकता। वो आएँ, शौक से आएँ, लेकिन मैं इनके सामने नहीं आऊँगी। क्या है यार, तुम तो इस बुजुर्ग आदमी के पीछे ही पड़ गई हो। मजाक तो इनकी बीवी के साथ मैं भी कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ मजाक करते हैं, आपकी आंखों में हविस नहीं होती। अगर बकौले तुम्हारे इनकी आंखों में हविस है तो हुआ करे। तुम्हारी नीयत तो साफ है ना, तुम कोई बच्ची नहीं हो कि वो तुम्हें भगा कर ले जाएंगे। वो आएंगे भी तो और इनके सामने तुम्हें बैठना भी पड़ेगा। जो बातें मेरे दिल में थी मैंने कह दी। आप कहते हैं तो सामने आ जाऊंगी। अब इसके सामने एक ही रास्ता था कि वो इनके सामने ज़रूर आए, लेकिन कोई ऐसी कमज़ोरी ना दिखाए जिससे एजाज़ की हौसला अफजाई हो। इफ्तिखार पर ऐसा नशा चढ़ा था कि वो एजाज साहब के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो जब आते थे इनके जाने के बाद वो इसकी शिकायत करती, लेकिन इफ्तिखार इसे झुठलाता रहता था। इसकी अच्छी भली ज़िंदगी में जहर घुल गया था। रोज़ इसके और इफ्तिखार के दरमियान झगड़ा होता था। तंग आकर इसने वो बात भी कह दी जो अब तक उसकी ज़बान पर नहीं आई थी। आप जिसे इतना पारसा समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ मजाक नहीं करता, वो आपकी बीवी से दस दराजी भी करता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि उसने पहले मुझे तोहफा देने की भी कोशिश की थी, जो मैंने उसके मुंह पर दे मारा था। फिर उसने आपसे दोस्ती गांठी ताकि घर में घुस सके। वो इसमें कामयाब हो गया और आप आंखें बंद किए बैठे हैं अपनी बात ऊंची रखने के लिए। इस शरीफ आदमी पर कोई और इल्ज़ाम हो तो वो भी लगा दो। अगर तुम सच्ची थी तो उसी वक्त बताती जब ये मामलात हो रहे थे। अब इनके लिए उठकर तुम्हें चाय बनानी पड़ती है तो ये कहानियाँ घड़ ली। इफ्तिखार, ये कहानियाँ नहीं हैं, मेरा यकीन करो। मैंने यकीन किया, मेरे बाप दादा ने यकीन किया। मैं इन्हें मना कर दूंगा, वो यहाँ नहीं आएंगे। उसने मना किया या नहीं, बहरहाल इतना ज़रूर हुआ कि दूसरे दिन एजाज साहब आदम के, वो इस वक्त लाइबा को सुलाने के लिए लेटी थी और ख़ुद उसकी भी आंख लग गई थी कि दरवाजे पर बैल हुई। इफ्तिखार के आने का वक्त हो गया था, लिहाजा वो समझी कि इफ्तिखार आ गया। नींद में चलते हुए दरवाजे पर गई और ये पूछे बगैर कि दरवाजे पर कौन है, दरवाज़ा खोल दिया और उल्टे कदमों वापस हो गई। तकरीबन सैन तक आई थी कि लाशऊरी तौर पर पलट कर देखा और उसके होश उड़ गए। ये इफ्तिखार नहीं, एजाज साहब थे जो उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने देखे बगैर दरवाज़ा खोल दिया, वरना ज़रूर ये कहती कि अभी इफ्तिखार नहीं आए हैं, जब वो आ जाएं तो आइएगा। नसीमा ने कहा, अरे हम अब गैर थोड़ी हैं, इफ्तिखार भी आ जाएंगे। इस वक्त तक हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। मैं इस वक्त लाइबा को सुलाने के लिए लेटी थी। कोई बात नहीं, वो सो जाएगी तो और भी अच्छा है। आप जल्दी से इसे सुलाकर ड्राइंग रूम में आ जाइए। एजाज साहब ने इसके जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और ड्राइंग रूम में चले गए। नसीमा बेडरूम में आ गई। लाइबा बेखबर सो रही थी, वो इसके बराबर लेट गई। फिर इस ख्याल से कांप गई कि एजाज साहब कहीं बेडरूम में ना आ जाएं। इसने सोचा वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाए, वो खा थोड़ी जाएंगे। अगर इफ्तिखार आ गए तो वैसे मेरी बदतमीज़ी समझेंगे कि मैं इनके दोस्त को बिठाकर खुद सोने के लिए लेट गई। उसने जल्दी जल्दी बालों में कंघी फेरी और ड्राइंग रूम में चली गई। आपकी बेटी सो गई? जी हाँ, आप हैं बड़ी होशियार, बेटी को सुलाकर आई हैं ताकि हमें मुकम्मल तन्हाई मिल सके। एजाज साहब, आप अच्छी खासी उम्र के आदमी हैं, आप पर ये बातें और ऐसी हरकतें सेब नहीं देती। प्लीज़ आप यहाँ आया करें तो शराफत से आया करें। आप कहें तो बिल्कुल ही ना आया करूं, ये और भी अच्छा होगा। आप ये अखबार उठा दें और ख़ुद अपने बेडरूम में चली जाएं। इफ्तिखार आएगा तो मैं इससे बात कर लूँगा। नसीमा ने सोचा कि चलो तुम रूठे हम छूटे। वो उठी और अखबार इनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने अखबार की बजाय इसकी कलाई पकड़ी और जोर का झटका दिया कि वो इन पर गिर पड़ी। खौफ से इसकी आंखें फटी हुई थीं। फिर इसने इन्हीं फटी आंखों से देखा कि इफ्तिखार ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। एजाज साहब की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। देख लीजिए अपने दोस्त के करतूत, इसने मुझ पर मुजरिमाना हमला किया है। इस वक्त एजाज साहब भी धाड़े। इसने गली से मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैं समझा कि तुम घर पर हो, मैं आ गया। फिर इस शातिर औरत ने मेरी सादगी से फ़ायदा उठाना चाहा। तुम मुझे को मुजरिम समझोगे? बदनाम तो मर्द ही होता है ना। प्लीज़ आप इस वक्त चले जाएं।
اعجاز صاحب سر جھکا کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے اور افتخار بیڈ روم میں چلا آیا۔ نسیمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کے دوست اچھے کردار کے حامل نہیں؟ بالکل کہا تھا، اور اسی لیے کہا تھا کہ اگر کبھی پکڑی جاؤ تو الزام انہی پر آئے۔ امبرین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو، مگر مجھے تم پر اعتماد تھا۔ میں نے آج وہ اعتماد بھی ختم کر دیا۔ افتخار، تمہیں اس عورت پر یقین ہے، مجھ پر نہیں؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم پر یقین کر لوں؟ وہ دیوار پھاند کر اندر نہیں آئے ہوں گے۔ تم نے دروازہ کھولا ہوگا تو وہ آئے نا۔ تم اتنی جلدی میں تھیں کہ دروازہ بند کرنا بھی بھول گئیں، پھر بھی کہتی ہو کہ یقین کر لوں۔ وہ تو خیر غیر ہیں، ان سے کیا شکوہ؟ تم تو میری امانت تھیں، اور پھر جب دسترخوان کی طرح خود ہی بچھ گئیں تو کسی کا کیا قصور؟ آپ میرا یقین کریں، میں سمجھی تھی کہ آپ آئے ہیں، میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر چلے آئے۔ بس اب بکواس بند کرو۔ اب میں سمجھا کہ تمہیں پڑوس آباد ہونے کی اتنی فکر کیوں تھی۔ تمہیں یہ کھیل جو کھیلنا تھا۔ میں تمہاری بیٹی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ 2 سال تک تمہاری اولاد نہیں ہوئی اور پڑوس آباد ہوتے ہی اولاد ہو گئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بس افتخار، اب ایک لفظ بھی آگے کہا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ تمہاری بیوی کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ کس منہ سے خود کو میری بیوی کہتی ہو، چالاک عورت؟ افتخار نے نسیمہ کے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بیڈ پر گر گئی۔ اتنا شور و غل ہوا تو لائبہ اٹھ گئی۔ نسیمہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ افتخار، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو بھی مجھے معاف کر دیں، اس معصوم کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ میں تم دونوں کا وجود اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسی ماں بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ اسے اٹھاؤ اور میری بلا سے جہاں چاہو چلی جاؤ۔ جب آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں تو یہاں رہنے کا فائدہ بھی کیا؟ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، اب تم خود لینے آؤ گے تو ہی آؤں گی۔ افتخار اتنے غصے میں تھا کہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، جھنجھلا کر کمرے سے نکلا اور ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ نسیمہ نے اپنے کپڑے اٹیچی میں رکھے، تھوڑا بہت جو زیور تھا وہ ساتھ لیا اور افتخار کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ ٹیکسی کی اور ماں کے گھر پہنچ گئی۔ ماں، تم نے تو کہا تھا کہ جو پڑوس آباد نہیں ہوتے وہاں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مجھ پر تو پڑوس آباد ہونے پر بلائیں نازل ہو گئیں۔ اس نے ماں کو پوری بات بتائی۔ ماں کا اصرار تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، وہ افتخار کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ اتنے غصے میں تھی کہ خود بھی نہیں گئی اور ماں کو بھی روک لیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب افتخار کا غصہ اترے گا اور اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ خود اسے لینے آئے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، پھر ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ خوش ہو گئی کہ شاید وہ اسے لینے آیا ہوگا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ پھر پچھلی باتیں دہرائی گئیں۔ افتخار کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسی بد کردار بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنے دے گی۔ نسیمہ کی ماں نے بہت خوشامد کی، بڑے ہاتھ جوڑے، لیکن افتخار نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے باقاعدہ کاغذات تمہیں چند روز میں مل جائیں گے۔ لائبہ میری بیٹی نہیں، لیکن پھر بھی رحم کھا کر کچھ نہ کچھ اس کے لیے تمہیں دیتا رہوں گا۔ مجھے تمہارے چند ٹکوں کی ضرورت نہیں، اپنی بچی کو میں خود پال لوں گی۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ افتخار کی سنگ دلی نے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو بھی نہ دیکھے اور وہ اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ وہ تو مطمئن تھی، لیکن خاندان والوں کو چین کہاں، الزام اسی پر آیا۔ ہر زبان یہی کہتی نظر آ رہی تھی کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ میاں نے چھوڑ دیا، بیٹی تک کی پرواہ نہیں کی، قریبی رشتہ داروں تک نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ افتخار بیرون ملک چلا گیا ہے۔ بیٹی کے نام پر جو چند پیسوں کا آسرا ہو سکتا تھا وہ بھی نہ رہا۔ اس نے ایک اسکول میں نوکری کر لی اور اپنی بیٹی کی پرورش میں مگن ہو گئی۔ وہ کسی کام سے دروازے پر گئی تھی کہ اس نے سرخ رنگ کی ایک کار دیکھی جو اس کے دروازے سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں اس گاڑی پر ٹک گئیں، اور پھر دیکھنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کی گاڑی سے اس کی بیٹی لائبہ اتری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر لڑکا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نسیمہ نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر میں دروازے پر لگی بیل بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ لائبہ کتابیں پھینک کر غسل خانے میں گھس گئی۔ نسیمہ نے کھانا لگا دیا۔ لائبہ یونیورسٹی سے آتے ہی کھانا مانگتی تھی۔
नसीमा ख्याल रखती थी कि खाने में देर ना हो। खाने के बाद जब लाइबा आराम के लिए बिस्तर पर लेटी तो नसीमा इसके पास आकर बैठ गई। बेटी, आज कुछ देर नहीं हो गई थी? अम्मी, आपको पता है कि बसों में कितना रश होता है। पायदान पर खड़ी होकर आई हूँ, फिर भी देर हो गई। नसीमा के आंसू दिल में उतरने लगे। लाइबा ने झूठ का सहारा लिया था। आदमी झूठ उसी वक्त बोलता है जब उसने किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब किया होता है जिसे वो खुद समझता है कि वो मुनासिब नहीं। बस से उतरकर भी अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता है। थक गई होगी, नसीमा ने उसका झूठ मज़ीद पक्का करने के लिए कहा। और नहीं तो क्या, मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलो। इसमें झूठ क्या है अम्मी? लाइबा अपना दिफा कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो लड़का कौन है जो तुम्हें अपनी कार में यहाँ तक छोड़ कर गया है? तो आपने उसे देख लिया? हाँ, और ये भी देख लिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहाँ और लड़के भी पढ़ते होंगे। वो सब तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आते? फरहान से मेरी दोस्ती है, सबसे नहीं। सबसे क्यों नहीं? इसलिए कि फरहान को मैं पसंद करती हूँ और वो, ज़ाहिर है, वो भी मुझे पसंद करता है। इससे कहना कि अपने वालिदैन को मेरे पास भेजे। वो किस लिए अम्मी? एहतियात का तकाजा है कि मैं ये बात उसके वालिदैन तक पहुँचाऊँ। मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी परवरिश बड़ी एहतियात से की है। जिन बच्चों के सरों पर बाप का साया नहीं होता, इन पर इल्ज़ाम लगते देर नहीं लगती। लोग अंधे नहीं हैं जो तुम्हें इसके साथ आते हुए ना देखते हों। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उसके वालिदैन की पसंदीदगी भी ज़रूरी है। अम्मी, आप भी किस ज़माने की बात कर रही हैं? यूनिवर्सिटियों में दोस्तियाँ होती हैं, वालिदैन से पूछकर नहीं होती। अगर ये महज दोस्ती है तो तुम कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अम्मी, अभी तो वो पढ़ रहा है। ये सब बातें उसके वालिदैन से होंगी। इस हफ्ते दे रही हूँ, इसके बाद और दिन नहीं दूंगी। अम्मी, अम्मी, आप तो जो मैंने कहा है इस पर अमल करो। लाइबा ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे ये बातें नागवार लगी हैं। नसीमा को दुख तो ज़रूर हुआ था कि उसने लाइबा को उदास कर दिया, लेकिन नसीहत के लिए ये ज़रूरी था। इसे यकीन था कि यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ खेल होती हैं। वो अपने वालिदैन को नहीं ला सकेगा। मेरी बात भी रह जाएगी और लाइबा की आंखें खुल जाएंगी। लाइबा पर इस लड़के की हकीकत खुल जाएगी। मुझे तवक्को नहीं थी कि इसके वालिदैन आएंगे। एक दिन लाइबा यूनिवर्सिटी से आई तो बहुत खुश थी। उसने आते ही खुशखबरी अपनी माँ को भी सुना दी। फरहान के वालिदैन कल हमारे घर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात अभी से बता दूं कि इनकार करूं या इकरार, ये मेरे इख्तियार में होगा। मैं आपके हुक्म से बाहर नहीं हूँ। जो आप कहेंगी वही होगा। इसने कहने को तो कह दिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचा वो अपनी बेटी की खुशी ज़रूर पूरी करेगी। वो लोग जैसे भी हुए, लड़का तो अच्छा है ना, वो इनकार नहीं करेगी। दूसरे दिन वक्त मुकर्ररा पर गाड़ी के हारन ने उसे चौंका दिया। लाइबा का दरवाजे पर जाना मुनासिब नहीं लगा। वो खुद दरवाजे पर गई। सुर्ख रंग की वही गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी जो वो पहले भी देख चुकी थी। एक लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था और ये वही लड़का था जो लाइबा को छोड़ने आया था। जो मर्द गाड़ी से बाहर आया वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो इसे हज़ारों में पहचान सकती थी। ये एजाज साहब थे जिनकी वजह से वो इस हाल को पहुंची थी। अमरीन को पहचानने में भी इसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। इसके जी में आई थी कि वो इन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दे, बल्कि इसी तरह जलील करके लौटाए जैसे वो अपने घर से निकाली गई थी। लेकिन इसे लाइबा की खुशी का ख्याल आ गया। एजाज साहब गाड़ी से उतरकर दरवाजे तक आ चुके थे और गालिबन नज़र कमज़ोर होने की वजह से पहचान नहीं सके थे। अमरीन भी इसे गौर से देख ज़रूर रही थी, लेकिन पूरी तरह पहचान नहीं सकी थी। फरहान इन्हें छोड़कर जा चुका था। इसे इन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में आना पड़ा। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो तुम नसीमा हो, अमरीन ने कहा, और उसके साथ ही एजाज साहब ने अपना चश्मा साफ किया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? पहली नज़र में तुम्हें पहचान गया था, इसलिए जाहिर नहीं किया कि कहीं तुम हमें दरवाजे से ही न लौटा दो। जो मज़ा घर में बुलाकर निकालने में है, दरवाजे से लौटाने में कहाँ? नसीमा, तुम्हारी नाराज़गी बजा है। बाज़ गलत फैसलों ने तुम्हारा घर ख़राब कर दिया। तुम हमें जो सज़ा चाहे दे लो। एजाज साहब की जगह अमरीन ने जवाब दिया। सज़ा? सज़ा मैं क्या दे सकती हूँ? बस इतनी गुजारिश है कि ये कहकर यहाँ से बाहर चली जाओ कि तुम्हें लाइबा पसंद नहीं आई।
ऐसा ना कहो, लाइबा मेरी नहीं मेरे बेटे की पसंद है, तो फिर ये समझ लो कि मेरी तरफ से इनकार है। मैं ये भी सुनना नहीं चाहूँगी। अमरीन अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बैठ गई। एक गलती हमसे हुई थी, दूसरी तुम कर रही हो। ये हमारी नहीं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मेरी गैरत का भी सवाल है। मुझे ये कहने दो अमरीन कि तुम्हारे शौहर ने मेरा शौहर छीन लिया। अब मैं किस मुँह से कहूँगी कि वही शख्स मेरी बेटी के शौहर का बाप है? नसीमा, किसी को कुछ मालूम नहीं है, ना हम अपनी ज़बान पर लाएंगे। ये वादा भी करते हैं कि ये शादी करवा दो। एजाज़ हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामने ना आए, ये कभी मेरे सामने ना आए, लेकिन इनकी आंखें 20 साल से मेरा पीछा कर रही हैं, आइंदा भी करती रहेंगी। मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि ये आंखें मेरी बेटी को देखें। मेरी तरफ से इनकार है, आप लोग जा सकते हैं। नसीमा, देख लो, तुम अपनी बेटी की खुशियों को कत्ल कर रही हो। मुझे दुख है, लेकिन मैं इसके सिवा और कर भी कह सकती हूँ। बातें और भी हो सकती थीं, लेकिन इसी वक्त लाइबा नाश्ता लेकर आ गई और अमरीन के इसरार पर इसे वहाँ बैठना भी पड़ा। नसीमा इससे भी ये नहीं कह सकती थी कि नाश्ता उठाकर ले जाओ। नसीमा ने गर्दन झुकाए बैठी लाइबा की तरफ देखा। क्या मैं इतनी मुफलिस हो गई हूँ कि अपनी बेटी को उसकी पसंद का तोहफा भी न दे सकूँ? मैंने इसे ज़िंदगी में क्या दिया है, अब इसे ये तोहफा देने से भी इनकार कर रही हूँ। एजाज साहब का दिया हुआ तोहफा मैंने इनके मुंह पर दे मारा था, लेकिन वही तोहफा मजबूरन कबूल भी तो करना पड़ा था। इस वक्त भी मजबूरी है। अमरीन ठीक कहती है कि मुझे लाइबा की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मैं अब नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। एजाज साहब भी बुढ़ापे की मंजिल में हैं। मैं अगर माजी को दफन कर दूँ तो लाइबा की खुशी खरीद सकती हूँ। लाइबा कमरे से उठकर जा चुकी थी। अमरीन और एजाज साहब इनकार सुन चुके थे। अब इनका वहाँ बैठना फजूल था। अच्छा बहन, हमें इजाज़त दो, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा इनकार इकरार में बदल जाए। मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। लाइबा के इम्तहान हो जाएं तो हम बैठकर तारीख डिसाइड कर लेंगे। नसीमा ही की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए थे। एजाज साहब भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरे साबिका गुनाह माफ़ कर दिए हैं। एजाज साहब, मैं वो नज़र, वो थप्पड़, वो मंज़र कभी नहीं भूल सकती जो आपकी वजह से मेरा शौहर मुझसे छिन गया था। मेरी मौत थी, शायद ये मंज़र मुझसे छीन सके। मैं आपको माफ़ करती हूँ, महज इसलिए कि अब मेरी बेटी की ज़िंदगी आपके बेटे से वाबस्ता है। एजाज साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो इस तरह कमरे से निकले जैसे इकरार नहीं इनकार हुआ हो। लाइबा के इम्तहान होने वाले थे। इम्तहानों के बाद इसकी शादी थी। तैयारियां तो अभी से करनी थी। नसीमा को ये दुख घुन की तरह चाटे जा रहा था कि एजाज साहब से इसकी रिश्तेदारी होने वाली है। इसने सोच लिया था कि इसने इसका दिया हुआ तोहफा कबूल ज़रूर कर लिया है, लेकिन एक दिन वो इस तोहफे को इनके मुंह पर ज़रूर मारेगी। वक्त गुजरता रहा और शादी का दिन आ गया। इस दौरान कई मरतबा एजाज साहब से उसका सामना हुआ था और हर मरतबा उसे यूँ लगा था जैसे चश्मे के पीछे छुपी आंखें अब भी बगावत पर तुली बैठी हैं। इनके हाथ अब भी कोई तोहफा देने के लिए बेताब हैं। लाइबा की शादी को सिर्फ एक हफ्ता हुआ था कि महल्ले वालों के ज़रिए उसे ये इत्तला मिली कि उसकी मां ने खुदकुशी कर ली। एजाज साहब इस वक्त घर पर ही थे। उन्होंने अमरीन और लाइबा को साथ लिया और नसीमा के घर पहुंच गए। लाश के सिरहाने एक पर्चा रखा था जिसमें लिखा था, इस घर में आबाद न होना, जिनके पड़ोस आबाद हों। एजाज साहब के सिवा इस तहरीर का मफहूम कोई भी नहीं समझ सकता था।